जैसा कि आपको पता है, आप लोग विदित हो कि हम षोडश वर्ग के बारे में बात कर रहे हैं, षोडश वर्ग कुंडलियों के बारे में बात कर रहे हैं। षोडश वर्ग कुंडलियों के विवेचन करने की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि जो हमारी लगन कुंडली है, जिसे जातक भी कहते हैं, जिसे D1 भी कहते हैं, जिसे मुख्य कुंडली भी कहा जाता है, उस कुंडली में जो जो संभावनाएं हैं। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार। उन घटनाओं को या जो जो उसमें कुंडली में संभावना है, वो उनको और बारीक और सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए वर्ग कुंडलियों का विश्लेषण किया जाता है। वर्ग कुंडलियां क्या हैं, कैसे बनती हैं, और दैनिक गति और वार्षिक गति के आधार पर उनका क्या सामंजस्य स्थापित होता है, यह भी मैंने आपको बहुत स्पष्ट रूप से समझाया। जहां वार्षिक गति इतनी महत्वपूर्ण है, जिसके आधार पर सारे नक्षत्र पे ग्रहों को स्थापित किया जाता है, वहीं 30 डिग्री के फैलाव से वर्ग कुंडलियां बनाई जाती है। और उन वर्ग वहां तो सिर्फ 12 भाव है, यहाँ पर वर्ग कुंडलियों में 16 वर्ग तक विस्तार किया जाता है। और आजकल तो जो नवीन ज्योतिषी हैं वो 100 खंड तक बनाते हैं, वर्ग कुंडली में D100 तक भी बनाते हैं। अब विभिन्न कुंडलियों का क्यों देखी जाती है, किन किन कारकत्वों को उनसे देखा जाता है, वो वर्ग कुंडलियां किस भाव को रिप्रेजेंट करती है मेरे, और उनसे संबंधित किन कारकत्वों को उद्दीत करती है, यानी स्पेसिफिकली किस कार्य के लिए उन्हें देखा जाता है, वह मैं आपको बता चुका हूं संक्षेप में। अब मैं थोड़ा विस्तृत रूप में ले रहा हूं। उसी क्रम में मैंने आपको कई बार त्रिशांश तक समझा दिया था, है ना। सप्तमांश भी मैंने समझा दिया था आपको, सप्तांश नहीं लिया, हाँ सप्तमांश। त्रिशांश तक मैंने समझा दिया था, त्रिशांश कैसे बनता है। आज हम बात करेंगे सप्तमांश। सप्तमांश जो है स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि वह संतान भाव के लिए देखा जाता है। पर चूंकि हम आगे बढ़ रहे हैं और एक ही चीज के लिए उसमें और क्या क्या हम देखते हैं, इसका विवेचन हम करेंगे। सप्तमांश, सप्तमांश यानी 7 भाग या 7वां भाग, है ना। जब हम 30 डिग्री के 7 भाग करते हैं तो वह सप्तमांश कहलाता है। मुख्य रूप से इसे संतान के लिए देखते हैं, पर मैंने जैसा आपको बताया कि हम कुंडली में पंचम भाव को संतान के लिए देखते हैं, और सप्तमांश जो है वह सप्तम भाव को रिप्रेजेंट करता है। और मैंने आपको जैसे पहले बताया कि सप्तम भाव जो है वो मेरा पुरुषार्थ है, वह मेरा काम भाव है, वह मेरी पोटेंसी है। दैट इज एबिलिटी टू मेट, टू प्रोड्यूस द प्रोग्राम, है ना। असल में वह है, मतलब मेरी ताकत है। तो सप्तम भाव से जब मेरे अंदर पोटेंसी होगी, आई एम एबल टू मेट, देन आई विल प्रोड्यूस। तो इसलिए सप्तमांश को देखा जाता है। इसके अलावा सप्तमांश से क्या क्या देखते हैं हम? सप्तमांश से संतान, दूसरा खुशियां, शौक, जितने भी प्रकार के मेरे शौक है, लंबी यात्राएं, विदेश गमन, विदेश में बचत और बचत की प्रवृत्ति, पौष्टिकता, काम शक्ति, भी बोलेंगे इसको, और पुरुषार्थ भी बोलेंगे। दोनों रूप में देखेंगे। पुरुषार्थ यानी जो मैं मेरे जीवन जीने के लिए कार्य करूंगा, पुरुषार्थ, है ना।
इसके अलावा सप्तम भाव से वह सब चीजें जो मेरे को कहीं न कहीं खुश होने का मौका देती, खुशियां जो मेरे को कहीं, यानी सुख का सुख है, तो मेरा इंडिविजुअल सुख सारे वो सब आ गए। इसके अलावा आप सप्तम भाव से जितनी भी चीजें हम देखते हैं वह सब इसमें आएगी। सप्तम भाव से जो भी हम कारकत्वों का विश्लेषण करते हैं वह सप्तमांश से आपको देखने हैं, है ना। तो इस प्रकार से सप्तम भाव को पूरा रिप्रेजेंट करता है। अब सप्तम भाव को क्या हमको विवाह के लिए देखना चाहिए? मेरा मानना है देखना चाहिए, क्योंकि जब हम सप्तम भाव का विवेचन विवाह के लिए करते हैं, दैट इज इनफैक्ट ए एबिलिटी, और मेरी परमावश्यकता है, दैट शोज माय पोटेंशियल, पुरुषार्थ। तो मेरे को क्या यहाँ नहीं देखनी चाहिए? यहाँ पे भी मेरे को देखना चाहिए, अवश्य देखना चाहिए, ठीक है ना। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि एक योग्यता होना अलग बात है और विवाह होना अलग बात है। अब विवाह विभिन्न धर्मों में अलग अलग व्यवस्था है। हमारे सनातन धर्म में विवाह एक धर्म है जहां हम शारीरिक क्षमता से ज्यादा उसको धर्म के आधार पर महत्व देते हैं, है ना। वहीं जो मुस्लिम धर्म है उसमें वह एक एग्रीमेंट है, और क्रिश्चियंस में वह एक रजिस्ट्रेशन है, तो वो दसम भाव। तो मुसलमान में आपको थर्ड हाउस भी देखना पड़ेगा, और जो क्रिश्चियंस हैं उनमें एक रजिस्ट्रेशन है। हमारे यहाँ पे भी अगर कोई विवाह पंजीयन के द्वारा होता है तो आपको दसम भाव भी देखना पड़ेगा। ये कार्य आपको स्पेशली प्रेम विवाह में देखना चाहिए कि वो प्रेम होकर विवाह धर्म आधार पे होगा या वो किसी सरकारी संस्था में रजिस्ट्रेशन कराएंगे, सूचीबद्ध होगा। तो वह आपको जब मैं विवाह भाव पे आऊंगा तब वो विस्तृत रूप से समझाऊंगा। तो सप्तम भाव, तो सप्तमांश से आपको ये सब चीजें विवेचन करनी है कि व्यक्ति की बचत की क्या प्रवृत्ति होगी, विदेश जाएगा। यहाँ तक कहा गया है कि सप्तम भाव बलवान हो तो व्यक्ति विदेश जाता है, विदेश में बसता है, वहां धन कमाता है और वहीं धन का इन्वेस्टमेंट करता है ना। यात्राएं, यहाँ पे गुप्त जो छुपा हुआ ज्ञान है वो भी देखा जाता है। इसके अलावा जो भी चीजें सप्तम भाव से देखते हैं तो उसके जो मैं आपको बता चुका पहले, उसके अलावा ये चीजें आपको देखनी चाहिए, राइट, और अवश्य देखनी चाहिए। तो 7th हाउस इज माय कंप्लीशन हाउस। एवरी हाउस ऑफ, हर भाव का, एवरी हाउस इज कंप्लीटेड बाय इज 7th हाउस, जो उसका अपोजिशन भी है। 7th हाउस प्रतिद्वंदी हाउस है, अपोजिट हाउस है, हमेशा उल्टा, हमेशा विरोध करता है। एंड दैट इज a completion house also. I will be completed with my spouse. Without 7th house I can't be completed, because जब तक मेरा 7th हाउस फुलफिल नहीं होगा तो मैं आगे संतानोत्पत्ति नहीं कर सकता हूँ, और षष्ठी क्रम के निर्माण में मेरा कोई योगदान नहीं हो सकता। और जब मैं षष्ठी क्रम के निर्माण में मेरा योगदान नहीं है तो मेरे को संतान की प्राप्ति नहीं है, तो मेरा मोक्ष भी नहीं है, मेरे को गृहस्थ आदमी को मोक्ष भी नहीं है। तो मैं कब कंप्लीट होऊंगा? जब मेरा स्पाउस होगा। तो 7th हाउस जो है वो मेरा अपोजिशन भी है, क्योंकि वहां शत्रु राशि आएगी हमेशा। हर हाउस के 7th हाउस में शत्रु राशि आती है ना। और लेकिन कंप्लीशन भी मेरे को उसी से होना है। तो विच इज द बेस्ट कुंडली या बेस्ट भाव ऑफ योर हॉरोस्कोप, कि जो भाव अपने सप्तम भाव से कंप्लीशन ले रहा है विथ ए बेनिफिक वे, दोनों एक दूसरे से त्रिकोण में आ जाएं, दोनों एक दूसरे से केंद्र में आ जाएं, दोनों बलवान हो जाएं, अधिमित्र के क्षेत्र में चले जाएं, अधिमित्र के गवर्निंग पावर में चली जाए, है ना, अधिमित्रों से गवर्न हो जाए। गवर्न का मतलब उनका नियंत्रक ग्रह अधिमित्र हो जाए कोई, किसका? जिसका वो कंप्लीशन हो रहा है। जैसे ये थोड़ा सा अलग है इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं। जैसे इसको समझिएगा आप, ये बहुत गूढ़ रहस्य की बात है। सब लोग बताएंगे जरूर कि अपोजिशन है। वार भी 7th हाउस से देखा जाता है, युद्ध भी 7th हाउस से देखे जाते हैं, लिटिगेशन भी 7th हाउस से देखे जाते हैं, चोरी भी 7th हाउस से देखी जाती है ना।
तो ये सब चीजें तो आपको पता होंगी। अब जैसे ये एक कुंडली है मेष लग्न, अब यहाँ पे मंगल और यहाँ शुक्र, ये दोनों शत्रु हैं, हम जानते हैं। अब ये दोनों शत्रु, अब इस कुंडली की मैं बात करूं, अब इस कुंडली के अभी हम भावेश के अनुसार मित्र लेना है, सिर्फ भावेश के अनुसार मित्र लेना है। अब मान लीजिए इस कुंडली का जो नवमेश है वह मित्र होगा। अब नवमेश कौन हुए? गुरुदेव। अब मान लीजिए गुरुदेव बैठे हुए यहां और मंगल इसके लग्नेश है, वो बैठे हुए यहां। अब ये कंप्लीशन जो है केंद्रीय प्रभाव है, शुभ स्थान पर है ना, शुभ स्थान पर है। तो अब इसके साथ जो शुक्र है, इसके साथ जो शुक्र है वो बैठे यहां पर, मान लो आप। अब आप देखिए कि अब ये कंप्लीशन कैसा कहोगे आप, इसका विवाह कैसा रहने वाला है? उत्तम रहेगा 100%। क्यों? क्योंकि इसका गवर्निंग लॉर्ड कौन है, इसको नियंत्रण किसने करा हुआ है? लग्नेश के अधिमित्र ने, लग्नेश के अधिमित्र ने, तो ये पाप करने नहीं देगा। फिर इसके केंद्रीय प्रभाव में यानी एक दूसरे की सहायता करेंगे, एक दूसरे को बढ़ाएंगे। क्यों? ये साथ ही ये किसको गवर्न कर रहे हैं? शुक्र को, शुक्र के भाव में बैठ के शुक्र को भी गवर्न कर रहे हैं। और वो क्या कहेंगे, भैया तुमको इस लग्नेश को फायदा करना है, इस लग्नेश को फायदा करना है, क्योंकि ये मेरा मित्र है और मैं आपकी राशि को भी गवर्न कर रहा हूँ। ये तो दिस इज ए गुड कंप्लीशन। तो लाइक दैट, लाइक दैट। तो जिस भी भाव का उसके सप्तम भाव के भावेश से कंप्लीशन उत्तम हो, साथ ही उसका गवर्निंग जो हो वह अधिमित्रों और मित्रों से हो, तो वह शुभ होता है। आप इसको कुंडलियों पे लगा के देखने, मैं जब और विस्तृत रूप में समझाऊंगा तब और आपको विवाह में और समझाऊंगा, पर ये मैं क्योंकि परिपेक्ष है इसलिए बताना उचित समझता हूँ। समझ लो आप मेरी बात को। ये अब मेष राशि है, अब आप जानते हो मेष और शुक्र, मंगल और शुक्र दोनों शत्रु होते हैं, नैसर्गिक शत्रु हैं। लेकिन भावेश के अनुसार जाओगे तो वो भी केंद्र का स्वामी है, वो भी केंद्र का स्वामी, तो वहां एक शुभता हो गई, लेकिन नैसर्गिक शत्रु होते हैं। तो इस तरह से हर भाव पे आप उसका हाउ दैट इज बीइंग कंप्लीटेड। तो जब जिस भाव का कंप्लीशन बहुत शानदार होगा, जिस ग्रह का कंप्लीशन बहुत शानदार होगा, वो निश्चित उन्नति करेगा। ठीक है ना? जैसे अनंत, भाई मेष राशि में अनंत का मिलन पृथ्वी से है, शुक्र पृथ्वी है, सेवंथ राशि जो है पृथ्वी है, सेवंथ भाव पृथ्वी है, और मेष राशि जो अनंत है। तो अनंत का, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि देखिए कितना जोरदार बात है कि रज स्त्री में पुरुष और पुरुष में स्त्री का जन्म जब होता है तो दैट इज एबिलिटी टू मैच, और एक दूसरे के पूरक भी वो तभी होते हैं। तो आप समझ गए होंगे सब बात। तो सप्तमांश, अब सप्तमांश के 7 टुकड़े होते हैं, तो 30 डिग्री का 7 से भाग दो। हेलो, हाँ 4 7 चौक 28, बच गए कितने? 2। दो। तो 2 को 30 को 60 से गुना कर दो तो 120, इसमें 7 का भाग देके देखो तो ये कितना आएगा? 7 एकम 7, बच गए 5, 7 6 42, तो लगभग 7.5 करीब आएगा ही, है ना? तो वो आप कला लिख लो। तो 4.25 से ज्यादा का सप्तमांश होता है, 4.25 से ज्यादा का सप्तमांश होता है, राइट? यानी एक जो फैलाव है वो कितना है? 7.25 से ज्यादा का, तो 4.717 कुछ 5 ऐसे कुछ है। अब इनका नामांकन दिया हुआ है सम और विषम के आधार पर, सम और विषम, राइट? विषम से शुरू होता है,
क्या है? क्षार। पहला भाव क्या कहलाएगा? क्षार। मैं लिख देता हूं। दूसरा क्षीर, क्षीर यानी खीर। तीसरा दधी, दही। क्षार, क्षीर, दही। आज्य, इक्षुरस, मद्य, मद्य यानी शराब। और सातवां शुद्ध जल। और सम राशि में ये उल्टा चलेगा। ये पहला होगा, ये पहला होगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठा और सातवां। तो क्षार, क्षीर, दधी, आज्य, इक्षुरस, मद्य और शुद्ध जल। तो व्यक्ति का जो सप्तमांश का नामकरण है वैसा उसके जीवन में परिणति आएगी। इससे कंप्लीशन ऑफ पर्टिकुलर हाउस, उससे अगर वह पहले में है तो क्षार, क्षार का मतलब होता है लवण, नॉट गुड, सो गुड, ठीक ठीक। क्षीर बहुत बढ़िया, दधी उत्तम, आज्य, आज्य का मतलब होता है श्रेष्ठ भोजन, तो वह भी उत्तम। इक्षुरस मृदुर, मधुर। मद्य यानी नशीला, नशा। जिसका भी मध्य में जाएगा वो अपनी पत्नी के कहे बगैर, उसके बिना आदेश के कोई कार्य नहीं करेगा। जैसे किसी का मान लीजिए पत्नी से अलग लेके जाते हैं, पंचमेश का कंप्लीशन सप्तमेश एकादशी से होता है, पंचमेश का कंप्लीशन। तो वह उस व्यक्ति की संतान उसके बड़े भाई को बहुत चाहिए, समझ लो आप, उसके बड़े भाई को बहुत चाहिए। तो परिवार में किसका कंप्लीशन किससे हो रहा है वो भी देख सकते हो आप। मेरी माताजी चौथा भाव है तो मेरे पिताजी दसम भाव है, तो हाउ दे आर कंप्लीटिंग, कि वो प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं या लड़ रहे हैं, उनमें मोहब्बत रहेगी या वो विरोध करेंगे, है ना। हर एक का आप इस तरह से आप देख सकते हो। तो कौन सा हाउस किससे कंप्लीशन पा रहा है, ठीक है। तो इस तरह आप लगा के देख सकते हो बहुत आसानी से। हेलो, है शुद्ध जल, शुद्ध जल यानी बिल्कुल प्योर, बिल्कुल प्योर। जिसका भी शुद्ध जल में होगा वो बिल्कुल निर्मल होगा, वो कोई पापत्व में नहीं रहेगा। जिससे भी उसका कंप्लीशन हो रहा है हमेशा उसके साथ बिल्कुल सात्विकता से साथ पेश आएगा। 8 बजे बनारस में कितना उजाला है? हेलो, ये किनका चल रहा है? हेलो, ऑडियो चल रहा है, लाइव है 8 बजे का। हेलो हेलो। सर बंद कर दिया मैंने, यशवंत जी का था। अच्छा अच्छा, ठीक, ओके, ठीक है। तो शुद्ध जल, तो आप जब भी सप्तमांश का विश्लेषण करें तो आप देखिए कितनी महत्वपूर्ण कुंडली है। हालांकि इसको षड वर्ग में नहीं लिया जाता, षड वर्ग के जब कोई कैलकुलेशन की जाती है तो सप्तमांश को नहीं लिया जाता है ना, लेकिन फिर भी कितनी बलवान है। तो हम एक ही चीज पे लगा के छोड़ देते हैं भाई, सप्तमांश यानी सप्तम भाव। तो हर भाव का सप्तम भाव हमारे यहाँ क्या कहा गया है? सर्वे भावा लगन समा, सर्वे ग्रह लगन समा। तो मेरे को किसी भाव का करना हो चाहे किसी भावेश का करना हो तो मैं उसको लगन बढ़ा के सारा विवेचन करूंगा। और सबसे ज्यादा बलवान कौन होगा? जिसका की प्रतिद्वंदी उसको सहायता करे, जिसका की अपोजिशन हाउस उसको बेनिफिट हो जाए। आप समझ गए ना, वह सबसे बलवान। तो आप अपनी कुंडली में देखिए कि कौन सा भावेश ऐसी स्थिति को प्राप्त हुआ है तो वह आपको लाभ देगा, है ना। अब प्रतिद्वंदी पहले ही है और पापत्व को प्राप्त हो जाए, और पापत्व को प्राप्त हो जाए, षडाष्टक हो जाए, अधिशत्रुओं के गवर्निंग में चला जाए, अधिशत्रु के द्वारा नियंत्रित हो जाए, तो वह बहुत अशुभ परिणाम देगा। जब विवाह लोग प्राइमरी देखते हैं तो विवाह का जब विवेचन करें और ऐसी स्थिति हो रही हो तो विभिन्न विश्लेषण के साथ साथ आपको ये भी देखना चाहिए और आप कह सकते हो कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है, ठीक है ना। कई बार आप देखोगे, ये मैं आपको
कली की एक कुंडली बताता हूँ कि आप देख रहे हो यार, शनि भी सप्तम भाव को देख रहे हैं, मंगल भी सप्तम भाव को देख रहे हैं कन्या लगन में, लेकिन फिर भी विवाह अच्छा है। तो मैंने देखा कि गुरु लगन में बैठे हुए थे लग्नेश के साथ, गुरु लगन में बैठे हुए थे लग्नेश के साथ, गुरु बुध की युति लगन में। अब शनि भी पापी और मंगल भी पापी। अब बताओ वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, आप बताओ, आप में से कोई भी बताइए, पढ़ाता हूं। ये कली की कुंडली है। सर गुरु अपने भाव को देख रहा है, इसलिए वो अच्छा करेंगे सप्तम के लिए, पूर्ण दृष्टि से ओ, देख ओ, रहे हैं। ओ, ओ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और अभी मैंने कुछ क्लू भी बताया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और बताओ, ये कुंडली थी, देखिए, दे आर कंप्लीटिंग इन ए बेनिफिक प्लेस। लगन से बढ़िया स्थान, शुभ स्थान कोई नहीं होगा, पहली चीज मैंने कहा था अभी आपको। अब ये गुरुदेव जो है, जो सप्तमेश है, वो उनका कंप्लीशन का हो रहा है लगन में, पहला शुभ काम। फिर उनका नियंत्रण किससे है? स्वयं लग्नेश से। नियंत्रण कौन कर रहे हैं? स्वयं लग्नेश, और वो भी उच्च के। तो अब ये पत्नी जी को इनका कंप्लीशन द बेस्ट वन। दो, मंगल इज एस्पेक्टिंग हियर एंड सैटर्न इज आल्सो एस्पेक्टिंग हियर। समझ रहे हो आप? तो जो मैंने अभी आपको सप्तमांश में समझाया, वो बात परफेक्टली हो, समझ में आ रही है ना? तो नियंत्रक ग्रह कौन है और हाउ दे आर कंप्लीटिंग? तो हियर द सेवंथ, द अपोजिशन हाउस इज कंप्लीटिंग परफेक्टली। तो इतना पाप होने के बाद भी वैवाहिक जीवन बहुत उत्तम। और सर क्योंकि शनि और मंगल केंद्र और त्रिकोण में, तो उनका भी पापत्व कम हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि केंद्र त्रिकोण के बिल्कुल, यू आर स्वामी है। राइट, यू आर राइट, यू आर राइट, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, ठीक है ना? आप समझ रहे हो? जबकि मंगल तो बुध का परम शत्रु है, लग्नेश को तो हानि करनी चाहिए ना उसको, लेकिन बुध, ये गुरु उनके मित्र है, गुरु उनके मित्र है, तो वह भी अपने मित्र को लाभ भी करेंगे। फिर भी मंगल अपनी प्रवृत्ति अनुसार वैवाहिक जीवन को थोड़ी अशुभता देते ही, ठीक। ये मैंने आपको बताया थोड़ा सा, तो ये क्लियर हो रहा है आपको? समझ में आया थोड़ा? हेलो? यस सर। हेलो? आप लोग हाँ 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 ना करोगे Yes, तो मेरे sir. को थोड़ा अच्छा लगेगा, राइट? अब इसमें आप वो भी एस्पेक्ट भी देख सकते हो, वो छाट शीर दधी में क्या है, वह भी देख सकते हो। और जिन जिन का विवाह हो गया, कृपया वो तो विश्लेषण करें, वो तो विश्लेषण करें। हर भाव से हर भाव का कंप्लीशन देख सकते हो। सर इसमें समझाएं सर, एक बार चार से, इस कुंडली से समझा, इस कुंडली से समझाएं सर। डिग्री मेरे को ध्यान नहीं है, डिग्री मेरे को ध्यान नहीं है। ऐसा समझ लो, मान लीजिए ये जो लगन है, ये लगन है, मान लीजिए 3 डिग्री का है, मैं यूं मान रहा हूँ, है ना? मेरे को ध्यान नहीं है डिग्री, क्योंकि वो मैंने कल लगाया नहीं। 3 डिग्री का है, यानी ये क्षार में आया। अब ये क्षार में आएगा या शुद्ध जल में आएगा, कोई बताएगा मेरे को? हेलो? फटाक से बोलो। अरे भाई, सम राशि है तो नीचे से चलेगा ना, तो शुद्ध जल में आएगा, शुद्ध जल में आएगा ना। ऐसे इस प्रकार का आपको स्थापित करना। मान लीजिए 8 डिग्री है, तो दूसरे में जाएगा शुद्ध जल से ऊपर कौन सा है? मध्य। इस तरह से, ठीक है जी। कोई कुंडली ले लेंगे अपन आप में से, और अभी ये करने के बाद एक कुंडली ले लूंगा मैं, है ना? ठीक है तेज जी, क्लियर? हेलो? हाँ सर, हाँ सर, क्लियर? हाँ। तो किसी भी वर्ग कुंडली को आप नहीं छोड़ सकते, किसी भी वर्ग कुंडली को आप छोड़ नहीं सकते।
आप किसी भाव विशेष का, किसी ग्रह विशेष का विश्लेषण कर रहे हैं तो सप्तमांश आपको देखना ही चाहिए, है ना। लोग क्या है, सिर्फ संतानोत्पत्ति के लिए देख के छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है। मैं विदेश जाना चाहता हूँ, विदेश में बसना चाहता हूँ, विदेश में बचत करना चाहता हूँ, मैं यात्राएं करना चाहता हूँ लगातार, मैं मेरे खुशियों को आनंदित करना चाहता हूँ, पौष्टिक भोजन चाहता हूँ, है ना, मैं गुप्त ज्ञान चाहता हूँ, मैं विभिन्न प्रकार की खुशियां चाहता हूँ, तो वो ये मैं आनंदमय जीवन जीना चाहता हूँ, एक आनंद के अलग स्टेट में पहुंचना चाहता हूँ, तो दैट इज 7th हाउस, राइट। इसके बाद दशमांश, बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ग कुंडली, बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ग कुंडली है दशमांश। दशमांश कुंडली यानी कि मेरी कुंडली का नभ, दशम भाव नभ होता है, अंतरिक्ष होता है, जहां सूर्य सीधे अपना पूरा प्रकाश डालते हैं, जहां से मेरा मान सम्मान यश प्रतिष्ठा प्रसिद्धि उच्च राज के बाद पिता, है ना, सेनापतित्व, आगम, आज्ञा, आगम का मतलब होता है वेद वेदांत का ज्ञान, आज्ञा, है ना, वह सब प्राप्त करता हूँ। प्रबंध जो मैंने आपको सारे बताए थे, वो सब मैं दशम भाव से प्राप्त करता हूँ। तो दशमांश का जो विश्लेषण कहा गया है वह कर्म के लिए किया जाता है, कर्म के लिए किया जाता है। अब कर्म से लोग आजीविका से जोड़ देते हैं, आजीविका उसका एक भाग है। असल में दशमांश ये बताता है कि मैं जो कुछ भी जीवन में संपादित कर रहा हूं, जो भी क्रियाएं मैं संपादित कर रहा हूं, वह किस प्रकार से कर रहा हूं। मैं सामान्य ढंग से करता हूं, उत्कृष्ट ढंग से करता हूं, अच्छे ढंग से करता हूं, मध्यम ढंग से करता हूं, पहली चीज। दूसरा, किन क्रियाओं को संपादन में मेरे को सर्वाधिक सफलता मिलती है, किन क्रियाओं को करने से मेरे को सर्वाधिक आनंद प्राप्त होता है, सर्वाधिक सफलताएं मिलती है, यानी मेरा चित्त किस में लगता है, जिससे मेरा मन, तन मन धन, तन मन दोनों खुश होते हो, वह मेरा दशम भाव है। तो दशम भाव से आप क्या देखेंगे, उच्चता, श्रेष्ठता। मान दशमें जिस भी भाव में जाके बैठता है उसको ऊंचा बनाता है, क्योंकि वो खुला नभ है, ऊंचा बनाता है। तो अब वो बलवान होके गया है कि बलहीन होके गया है शुभ स्थान। अब बलवान होके गया है तो वो ऊंचा बना देगा, बलहीन होके गया है तो वो बेचारा कुछ कर नहीं पाए, ठीक है ना। तो ये दशमांश, दशमांश में हम 10 मांश यानी 10 भाग। सर 3 डिग्री का हो गया ना। हाँ, तो इसमें 3 का भाग दे दीजिए, 3 डिग्री का हो गया, बिल्कुल सही। तीन डिग्री का एक अंश हो गया, अशांश हो गया एक। तो मान सम्मान यश प्रतिष्ठा आजीविका प्रबंध सरकार से लाभ पिता की स्थिति प्रसिद्धि आज्ञा आगम शिक्षा साधु सन्यासी लाभ हानि, लाभ हानि वैसे 11वें और 12वें ठीक है। इन ऑल स्थितियों का वर्णन भी प्रवज्जा भी इसी से आई, है ना, श्रेष्ठता, तो वह दशम भाव से आई, ठीक है। तो ये दशमांश हुआ। अब दशमांश में भी नामांकन किया है और जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, दशमांश में भी हर अंश का नामांकन किया गया है सम और विषम के आधार, ठीक है ना, सम और विषम के आधार।
पहला, हमारी दिशाएं कितनी है? हेलो, 10 दिशाएं हैं, आप लोग जानते हो, हम 10 दिशाओं का वर्णन करते हैं, है ना? तो 10 दिशाएं हैं। पहली दिशा पूर्व। अब पूर्व के जो राजा कौन है? वो इंद्र। दूसरे के अग्नि, आग्ने कौन? तीसरे के जो दक्षिण दिशा है उसके स्वामी यम है। जो नैऋत्य कोण है उसके स्वामी कौन है? राक्षस। पश्चिम दिशा के वरुण। वायव्य दिशा के चंद्र। उत्तर दिशा के कुबेर। और ईशान कोण के हैं? ब्रह्मा। कुबेर ईशानी नाम, ईशान, ब्रह्मा ईशान। नवा ऊपर ब्रह्मा और अनंत। ठीक है, ये सम राशि में उल्टा, ये पहले, दूसरा इस प्रकार से। तो जो आपके लग्न की डिग्री है वो कितने डिग्री है? 3 डिग्री है, 3 डिग्री तक है तो इंद्र, 3 से ज्यादा होकर 6 तक है तो है अग्नि। अब इनके नामानुसार फलित होता है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति का जो है कुबेर में चला गया, तो क्या उसके कर्मों से धन की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी? बोलो, होगी? सर कुबेर होगी सर। कुबेर ये सब हैं? सर होंगे। कुबेर तो साक्षात कुबेर अब ही है। किसी का ब्रह्मा में चला गया तो वो ज्ञानवान होगा, ज्ञान के क्षेत्र में बहुत सफलता प्राप्त करेगा। तो वह व्यक्ति को अपने कर्म के निर्धारण के लिए तदनुसार स्थिति बनानी चाहिए। अब मान लीजिए किसी का यम में गया तो उसको नौकरी का प्रयास करना चाहिए, सरकारी नौकरी का। सरकारी नौकरी बनाता है क्योंकि नियम कौन बनाते हैं? सरकार। नियमों का पालन कौन कराती है? सरकार, सरकारी अधिकारी, सरकार। तो यम का मतलब होता है नियम, अनुशासन के साथ रहना, नियमानुसार रहना, है ना? प्रकृति के जो नियम बनाए उनका पालन करना, वह यम। अब मान लीजिए आपके पास कोई व्यक्ति आया, उसका राक्षस है। अब आप हो गया यह आदमी तो राक्षस प्रवृत्ति का है। अब राक्षस का मतलब जो रक्षा करता है। राक्षस का मतलब होता है, अब रक्षा कौन करेगा? जो क्रूर होगा, जो क्रूर होगा, क्रोधी होगा, जिसमें बाहुबल होगा, जोश होगा, जुनून होगा, जो सही गलत को नहीं देखते हुए भी जो भी कुछ गड़बड़ करने आएगा उसको उड़ा देगा, वह राक्षस। तो राक्षस वाले को आप कौन सा कर्म दोगे? भैया इसको पुलिस में भर्ती करा दो, यम श्रेष्ठ है। या खान खदान का काम दे दो, बिल्डिंग का काम दे दो, बिल्डिंग तोड़फोड़ का काम दे दो, कबाड़ का काम दे दो, है ना? या जहाँ पे क्रूर कर्म, शस्त्र निर्माण का कार्य दे दो, शस्त्र चलाने वाला बना दो, है ना? भट्टी वगैरह जो स्मेल्टर वगैरह लगते हैं उनका वो बना दो, ठीक है ना? तो उस तरह के कार्य उसको दो। तो इस हिसाब से आपको तय करने पड़े कि किसका कर्म क्षेत्र आप क्या तय करोगे, किसका कर्म क्षेत्र आप क्या तय करोगे, इस हिसाब से आपको तय करना पड़ेगा। इस तरह से आपको देखना चाहिए। अब जैसे मेरा जो है मीन राशि है और मेरा लग्न जो है वो 1.5-2 डिग्री का है, तो मेरा अनंत में आता है। अनंत जो है वो एक सर्प का नाम, 9 सर्प बचे थे ना, उनमें एक नाम सर्प का भी है। और अनंत का मतलब होता है पूरा ब्रह्मांड, फैलाव। अब समस्या क्या है? जिसके भी अनंत होगा ना उसके रोक नहीं है, बाधा नहीं है, तो वो फैलाव ज्यादा पा जाता है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाता, चीजों को कॉन्क्रीट करने की ताकत कम होती है।
फैलाव तो खूब फैलता है ये वो, लेकिन उसको ये नहीं पता कि मेरी सीमा क्या है, मेरी सीमा क्या है, किस सीमा तक मेरे को बढ़ना चाहिए, है ना? तो ये इस तरह से आप सब चीजों को स्थापित करेंगे। अब कोई ब्राह्मण कार्य में जाना चाहता है तो ईशान, राइट, क्लियर। यस सर। दशमांश अगर किसी का अशुभ स्थानों पर चला जाए, बलवान होकर जाए, मान लीजिए दशमेश किसी का बलवान होकर छठे भाव में चला गया, है ना, और आप विभिन्न योग और देख रहे हो कि भाई ये आदमी हीलर है, ये आदमी हीलर है और इसमें हीलिंग की कैपेसिटी, और इनमें से कोई आपको लगता है कि यार ये हीलिंग की एबिलिटी देता है आदमी को, मान लीजिए वरुण में जा रहे हैं या ब्रह्मा में जा रहे हैं, है ना, तो आप उसको कहो भैया आप है ना जो डॉक्टर बन जाओ, वैद्य बन जाओ, है ना। इस प्रकार से मान लीजिए वह अग्नि में जा रहे हैं,